So we started waves in the previous lesson and we discussed most of it. I'm just going to bypass most of the things that is initially, but will show you while going through it. Waves हमारे पास कैसे define होता था? A phenomena which transfer energy without transporting medium. प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती थी? प्रोग्रेसिव ट्रांसपोर्टिंग वेव्स वो होती मीडियम। हैं जो कि सोर्स से अवे जा रही होती हैं हमारे पास। उसके बाद सर्टेन प्रॉपर्टीज थी। एक पॉइंट ऑफ वेव से स्टार्ट करें, इफ वी एंड एट द एग्जैक्ट अदर वे एट द सेम पॉइंट ऑन द अदर साइड इट्स अ वेवलेंथ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो वन वेवलेंथ होगा। इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, तो यहाँ तक का जो पॉइंट होगा वो वन वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ हमारे पास। एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम कभी भी ये पूरा डिस्टेंस एम्पलीट्यूड का नहीं लेते हैं। इवन इफ दिस होल डिस्टेंस इज गिवन, आई विल डिवाइडेड इट विद टू टू गेट द एम्पलीट्यूड ऑफ इट। फिर हमारे पास देयर आर डेफिनेशंस ऑफ वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव। हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, जिसमें पैरेलल होता है, और ट्रांसवर्स किस में होती है, इन विच द पार्टिकल मोशन एंड ट्रांसवर्स motion of wave is perpendicular to each other. So if this is particle, if the particle is like this, up and down motion है, this is the propagation, तो ये transverse wave होगा। if particle is moving like this and propagation of wave is like this, तो वो क्या होगा? longitudinal, which is parallel and perpendicular। फिर वेव को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शंस की टर्म में। एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट हम सब डिस्कस कर चुके हुए हैं। हाँ, सिंस डिस्प्लेसमेंट और उसका आ रहा है हमारे पास, फॉर्मूलाज आते हैं हमारे पास, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी, जो फेज के केस में होते हैं। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम किसके रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंस जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समटाइम्स टाइम एंड टाइम पीरियड के दरम्यान में आ जाता है हमारे पास, तो फेज वाला सेक्शन जब, हाँ ये फेज एंड फेज डिफरेंस ये आ भी गया, सॉरी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट और जिसका था, तो फेज डिफरेंस एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एंड वेवलेंथ इनटू 360। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और वेव यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहां से यहां तक का जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का जो हमारे पास वो आएगा, डिफरेंस आएगा, वो हम ऊपर पुट करेंगे। नीचे वेवलेंथ ऑफ द रेफरेंस वेव आएगा, इनटू 360 कर देंगे। अब जो सेम पॉइंट्स ऑन द वो होते हैं, उनमें फेज डिफरेंस हमारे पास क्या होता है? जीरो होता है। जो जैसे उसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि सी एंड डी में फेज डिफरेंस कितना है? 90 का, व्हेन इट्स एट मैक्सिमम। ये किस पे है? जीरो पे है। ए एंड बी, दे हैव जीरो फेज डिफरेंस। ठीक है, 360 या जीरो का फेज डिफरेंस है, क्योंकि दे आर एट द सेम पॉइंट, तो हम इनको जीरो फेज डिफरेंस या 360 का फेज डिफरेंस कह सकते हैं। अगर ये तो सिंगल वेव के रिस्पेक्ट से ना, अगर टू वेव्स के दरम्यान में हमने करना है, तो हमने ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, विच इज फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू एक्स ओवर लेमडा। लेमडा क्या होगा? वेवलेंथ किसका? रेफरेंस वेव का। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बन रहा होगा, फॉर एग्जांपल इट्स 2 सेंटीमीटर, ये फिक्स होगा। ठीक है, एक्स वेरी कर सकता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं, मतलब जब आगे कहीं जाके वेव अगर आती है, तो ताकि मुझे वो ना ड्रॉ करना पड़े। अच्छा, आगे वेव है नहीं, आई टेक यू टू द अदर बुक, उसके अंदर रेफरेंस वेव्स उसने बना के दिए हैं हमारे पास। ओके, डू वी अंडरस्टैंड द फेज मीनिंग? फेज हमने वैसे बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था, कि वो एंगल होता है विच, जो हमें पोजिशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन इंडिकेट कर रहा होता है इन अ बुक। तो सच एन एंगल इज नोन एज फेज। तो फेज डिफरेंस हम, एक ये फॉर्मूला होता है और एक और फॉर्मूला था, वो क्या था? इफ टाइम एंड टाइम पीरियड इज गिवन इनटू 360। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम। तब हम टी ओवर टी यूज करेंगे। आगे वेव्स है, मैं वहां पे आपको दिखाता हूँ। इंटेंसिटी इज द न्यू कॉन्सेप्ट। इंटेंसिटी
डिफाइंड एज द पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? हमेशा स्केयर का रिलेशनशिप होता है। वी डू नॉट नीड टू गो इनटू द डिटेल ऑफ इट, बस हमें ये दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इस पावर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। कैन वी कीप दीज टू फॉर्मूलाज इन आवर माइंड? दीज नॉट टू, बल्कि ऊपर भी हमने पढ़ा है फेज डिफरेंस का, एक्स ओवर लेमडा इंटू 360। बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट नॉर्मली उसमें अप्लाई करने होते हैं। पेपर वन में हमारे पास आ जाते हैं, वैसे भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाते हैं। सो वी नीड टू कीप इन माइंड, ये वो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन उन्होंने डिस्कस किया हुआ कि दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे उन्होंने दो पॉइंट्स को डिस्कस किए हुए हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव जनरली डिक्रीजेस एज इट ट्रेवल अलोंग। ये तो तकरीबन हर चीज में अप्लाई होता है कि जब वो सोर्स से अवे जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी में इंक्रीज आएगा कि डिक्रीज आएगा। कॉमन सेंस क्या कहती है? when something is going away from the source तो उसकी वैल्यूज में इंक्रीज आएगा कि डिक्रीज आएगा? हानिया, इफ वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द increase. सोर्स, ठीक है, So तो यहाँ पे increase. इफ वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। इफ So दिस इज द decrease लाइट, करेगी. इफ दिस इज द लाइट बल्ब एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्केयर। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा वो, तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो इट्स वैल्यू वुड बी कांस्टेंट, दैट इज आई ओवर ए स्केयर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारे पास आ जाए। ये पॉइंट जरूर देख लीजिएगा। द वेव्स में एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड एंड द वेव्स में स्प्रेड आउट as it travel along. So the wave may spread out और the wave may be absorbed। इसकी वजह से हमारे पास वैल्यूज में क्या आ सकता है? डिक्रीज आ सकता है। सो यहाँ पे उसने फर्दर ऑन भी डिस्कस किया हुआ कि स्प्रेड आउट तो एम्पलीट्यूड उसका क्या करता है? डिक्रीज करता है। वेराज एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का हमारे पास क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वेव स्पीड और वो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन के अंदर कर लिया था। डॉपलर्स इफेक्ट वाज द मेन टॉपिक ऑफ हाईलाइट ऑफ टुडे। हमारे पास ये था कि डॉपलर्स इफेक्ट को कैसे डिफाइन करते थे? apparent change in the frequency due to the relative motion of the source and the observer। apparent change in frequency due to relative motion of the source एंड ऑब्जर्वर। इसको पर्टिकुलरली फोर केसेस में स्प्लिट अप कर लेते हैं, बट तकरीबन सबका सेक्शन हमें सेम रखना है। एंड द थिंग इज वी नीड टू कीप दिस फॉर्मूला इन आवर माइंड, ये वाला, ठीक है। और हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, डेरिवेशन की तरफ हम लोग जाते हैं। दिस फॉर्मूला ये आपके डेटा शीट में भी होगा। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि वेदर यू आर गोइंग अवे और टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सिंस उसने यहाँ पे डिस्कशन की हुई है कि हमारे पास जब, ये तो आप लोगों को याद होगा ना कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि कंसिडर कि हमारे पास एक वो है spring attached with the observer, ठीक है। एंड इफ द ऑब्जर्वर इज गोइंग टुवर्ड्स द सोर्स तो स्प्रिंग क्या होगा हमारे पास? कॉम्प्रेस होगा, वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वेराज जब आप वो फर्दर अवे जाएगा तो हमारे पास वो स्प्रिंग क्या होगा? एक्सटेंड होगा और वेवलेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो कंसिडरिंग दैट हम लोगों ने इन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करना है। रिलेशनशिप बहुत इजी है इसके अंदर कि अगर हमारे पास टूवर्ड्स जा रहे हैं या ऑब्जर्व जा रहे हैं तो जो माइनस का साइन होता है दैट इज यूज्ड व्हेन दे आर गोइंग टूवर्ड्स। दिस माइनस साइन इज यूज्ड व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। हमें पता है जब डिनोमिनेटर कम होता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी, ठीक है। और ये कब होता है? व्हेन सोर्स
is moving away from observer. Do I need to further explain this formula? कि जब डिनोमिनेटर ऑब्वियसली वेलोसिटीज जब ऐड होंगी तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड ओवरऑल आंसर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। और जब वो सब्ट्रैक्ट होंगी डिनोमिनेटर वो डिक्रीज एंड वो, हाँ मैं ये जरूर मेंशन आउट कर देता हूँ, एफ इज सोर्स फ्रीक्वेंसी, वी एस इज, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है source relative to the observer, and v is the speed of the wave, and vs is the speed of the source relative to the observer. So we have these two formulas. Observed frequency is equals to source frequency over v plus minus vs into v. माइनस कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब दूर जा रहे होंगे। जब जब टुवर्ड्स टुवर्ड्स जा जा रहा रही हो। होगा। एंड वहां पे कॉमन सेंस हमने अप्लाई कर देना है कि हमारे पास जो है वो अनपॉजिटिव कब होता है, जब वो अवे जा रहा होगा। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू बात करेंगे यहाँ पे तो उसकी वैल्यू क्या हो रही होगी। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हेयर, कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक कॉमन सेंस अप्लाई करना है, इससे हमारा फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, जीरो मार्क्स भी आ सकते हैं। भाई जब डिनोमिनेटर, जब हमें पता है कि उसने दूर जाना है तो फ्रीक्वेंसी ने ऑटोमेटिकली क्या करना है, डिक्रीज, बिकॉज हमें साउंड, हॉर्न की साउंड क्या आएगी, लेस आएगी। इफ आई वांट अ डिक्रीज्ड वैल्यू तो मुझे नीचे क्या करना है, ऐड करना है। और जब मुझे इंक्रीज वैल्यू जानी है आई हैव टू ऐड अ सब्ट्रैक्शन। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं कि दिस प्लस एंड माइनस कुड ईदर सेव योर क्वेश्चन और यू कुड गेट अ स्ट्रेट जीरो मार्क्स। ठीक है। अब डेरिवेशन जो है उसकी वो बहुत आसान है हमारे पास। एज आई टोल्ड यू कि फोर केसेस होते हैं हमारे पास, बट बुक में उन्होंने एक बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ। हमें पता है एफ किसके इक्वल होता है, वी ओवर लेमडा के। ठीक है। और लेमडा किसके इक्वल होता है, वी ओवर एफ के। वी नीड दीज टू फॉर्मूलाज इनटू माइंड। जब फर्स्ट केस सिनेरियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, फर्स्ट केस में हमारे पास ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टूवर्ड्स सोर्स, बल्कि ऐसे कर दो टुवर्ड्स सोर्स, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है। इसको कह देंगे रिलेटिव वेलोसिटी। वी किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ वेव। एंड यू किसको कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये मैं एक दफा सब लिख दूंगा ना, आगे जाके बस यूज होते रहेंगे। जब टुवर्ड्स मूव करेंगे ये चीज आ जाएगी, हम वी की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, ये यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। तो एफ, लेट मी यूज डिफरेंट कलर नाउ। फर्स्ट केस में एफ ए लिख देते हैं, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा ये, डिनोमिनेटर में लेमडा। लेमडा की जगह पे हम लोग वी ओवर एफ पुट कर देते हैं, ये एफ ऊपर चला जाएगा, तो एफ ए वुड बी इक्वल्स टू वी प्लस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ हमारे पास। सिमिलरली जब वो अवे जा रहा होगा तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जहां हमने ऐड किया था वहां पे उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज, दीज टू केसेस आर विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है। जो ये दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द सोर्स। डू वी अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, डू वी हैव एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दैट क्लास। एम आई ऑन म्यूट, नो। Electromagnetic waves, do we still remember what electromagnetic waves are?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, दे ऑल मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे ऑल आर ट्रांसवर्स इन नेचर। रेडियो वगैरह स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम रहता है, मटेरियल चेंज होने की वजह से स्पीड की वैल्यू में जो आता है चेंज आता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस में जा रहा है। डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, हम लोगों को उनको याद रखना है। आई हैव टोल्ड यू लाइक मिलियन टाइम्स, आप लोगों को ये कलर इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को जो है वो माइंड में रखना है। एंड ट्रिक वाज सिंपल। क्या था? 6 to -1, -1 to -3, ये सिर्फ एक बीच में आ रहा है, -7, फिर -7 to -8, -8 to -13, 10 to 16। आप लोगों ने ये वैल्यूज यहाँ रखनी है कि ये इस रेंज को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे रेड को भी उसने इंडिकेट किया हुआ है, वॉयलेट को भी इंडिकेट किया हुआ है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कीप दैट इन योर माइंड। नेचर हमारे पास क्या होती है? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक होती है। दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और ऑर्थोगोनल हमारे पास क्या होते हैं? 90 डिग्रीज ही होता है, बट 3 डायमेंशनल के अंदर। स्पेस टाइम जब हम लोग यूज करते हैं ना, क्या कहते हैं, वर्ड निकल गया, डायमेंशन, स्पेस टाइम डायमेंशन के अंदर या 3 डायमेंशन के अंदर 90 डिग्रीज का एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये दे आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर एट एवरी पॉइंट। उनकी नेचर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों होती है हमारे पास। ठीक है। पोलराइजेशन हमारे पास क्या था? व्हाट डिड वी डिस्कस्ड अबाउट पोलराइजेशन? पोलराइजेशन वाज विद रिस्पेक्ट टू द के सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसफर वेव्स होती है हमारे पास। पोलराइजेशन हमारे पास क्या था? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वेव्स था, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव जो होता है इट इज मल्टी डायरेक्शनल, दे गो इन ऑल द डायरेक्शंस हमारे पास। एंड व्हेन वी पास इट थ्रू द पोलराइड, पोलराइड हमारे पास वो होता है विच ब्रिंग्स द पोलराइजेशन इन। ठीक है। सो उसकी वही वेव सिर्फ पास थ्रू कर पाएंगी। यू कुड सी हियर, ये उसने सब कलर्स शो किए हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू। सो व्हेन दे आर पोलराइज्ड दे आर इन वन डायरेक्शन। और वो पोलराइड, टू चेक वेदर द लाइट हैज पोलराइज्ड और नॉट, हम यहाँ पे एक और पोलराइड रख देंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द वेव। तो अगर यहाँ से कोई लाइट पास आउट नहीं होती, जीरो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, दैट मीन्स कि लाइट हमारे पास क्या हो चुकी है? पोलराइज हो चुकी है। प्लेन पोलराइज इसको कहते हैं, बिकॉज हम अक्रॉस उसमें बात कर रहे होते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट पोलराइजेशन का क्या होता है? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारे पास। और ये सिर्फ ट्रांसवर्स पे अप्लाई हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल पे अप्लाई नहीं हो सकती है हमारे पास। क्यों लॉन्गिट्यूडनल पे अप्लाई नहीं हो सकती, मुस्फिरा? व्हाई कांट वी अप्लाई इट टू द ट्रांसवर्स, उनकी वाइब्रेटरी एनी मूवमेंट अदर वेव? जो होती है और पार्टिकल का मोशन, उनकी वाइब्रेशन और पार्टिकल का मोशन वो लाइक पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते, तो यस, सारी और वो पोजीशन। हर पोजीशन में वो ऐसे पास आउट ही करेंगे, नो मैटर व्हाट, हम जहां पे भी उसको हम लोग उसमें उसको रखें। Here are a few things you can try with a single Polaroid. Light reflected from the surface of the water or glass is partially polarized in a plane parallel to reflecting surface. अब ये देखो ना, सिर्फ वही जो पैरेलल होगा इससे वो पास आउट कर पाएगा हमारे पास। ये आप लोग खुद भी रीड कर सकते हो, पोलराइजेशन का आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। ये वही उसने पोलराइड को रखा हुआ है 2 डायरेक्शंस के अंदर। और वो द ओनली फॉर्मूला दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, विच इज मालूज लॉ हमारे पास। और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमारे पास यही आता है कि एम्पलीट्यूड वर्सेस इंटेंसिटी के फॉर्मूला में हम लोग जब जाते हैं तो उसके साथ कॉस का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। डेरिवेशन इज नॉट अगेन इंपॉर्टेंट हमारे पास। ये डायग्राम अगर हम लोग देख लें तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। दीज आर द वेव्स, ये वो एंगल थीटा बना हुआ है हमारे पास। ठीक है। लेट मी ट्राई एंड सी इफ आई कुड, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास ओरिजिनल वाला आ रहा है, ये पोलराइड हमारे पास आ गया। दे आर एट अ सर्टेन एंगल विद द पोलराइड, ये ट्रांसमिशन एक्सिस उसने वहां पे वो लिखा हुआ है, ये ए कॉस ऑफ थीटा हो गया। दिस इज माय ए एम्पलीट्यूड जो हमारे पास वहां से पास आउट हो रहा है, और ये एंगल यहाँ से हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि कॉस और साइन और वो फॉर्मूलाज पता है ना?
जो रिजल्टेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। साइन वैसे भी इसके साथ क्या था, परपेंडिकुलर आ रहा था, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी वेंट विद द कॉस ऑफ इट। और एम्पलीट्यूड और कॉस का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, स्केयर का रिलेशनशिप होता है। सो अगर हम आई इज इक्वल्स टू ए लिखते हैं, सो आई नॉट किसकी, सॉरी, इसकी इक्वल होता है, और ए की वैल्यू क्या थी, ए कॉस स्केयर थीटा की, तो ये बाहर आ जाएगा और वो रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ, आई इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का स्केयर होता है हमारे पास, ठीक है। आई नॉट इज इक्वल्स टू, ए की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट कॉस स्केयर थीटा। अब आप इनका स्केयर ले लो, तो ये ए स्केयर इंटू कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा। ए स्केयर की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे आई की, आई नॉट यहाँ पे आना था, आई यहाँ पे आना था। दिस इज द ओरिजिनल इंटेंसिटी, और ये पोलराइज्ड इंटेंसिटी है, कि आफ्टर पोलराइजेशन जो इंटेंसिटी डिफरेंस आया, दैट इज द पोलराइज्ड इंटेंसिटी। डू वी अंडरस्टैंड द फॉर्मूला? हमने सिर्फ इसकी एप्लीकेशन को पुट करना है, हमें इसकी डेरिवेशन वो इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इट वाज इजी एंड इजी टू पुट इन, तो हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। ओके, अहमद, हानिया, एवरीवन, डू वी अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ये वो फॉर्मूलाज आ गए हैं यहाँ पे, मैं आपको कहता ना आगे उन्होंने वेव्स बना के एक और बुक से दी हुई है, तो यहाँ पे देखो टाइम डिफरेंस, क्या फॉर्मूला था फेज डिफरेंस का, टी ओवर टी नॉट इंटू 360। एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या था, एक्स ओवर लेमडा इंटू 360। लेमडा हम एक्स एक्सेस से लेंगे, और x कहाँ से लेंगे, y एक्सिस। अब देखो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स जो यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ की रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम लोग नोट कर लेंगे, उसका डिफरेंस यहाँ पे पुट कर देंगे, नीचे टाइम पीरियड ऑफ सिंगल वेव आ जाएगा। किस वेव का लेंगे, इस वाली वेव का, यहाँ तक जो टाइम आ रहा होगा वो पुट करेंगे। रेफरेंस वेव हमेशा वही होती है जो इक्विलिब्रियम से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होती है, नॉर्मली हम लोग उसी को लेते हैं। ये भी पॉइंट अच्छा लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी दोनों के ही प्रोपोर्शनल होते हैं, ए के स्केयर के साथ भी और फ्रीक्वेंसी के स्केयर के साथ भी। और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ये तीनों पॉइंट्स हो गए। सो आई हैज रिलेशनशिप विद ए स्केयर, आई हैज रिलेशनशिप विद एफ स्केयर, एंड आई हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद आर स्केयर। एंड आर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, एफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास। वेवफ्रंट्स हमारे पास क्या होते थे, an imaginary line on which each particle is moving with the same phase of vibration. They would go up together, they would go down together. Such an imaginary line on which each particle is moving with the same phase of vibration is known as a wavefront. प्रॉपर्टीज में अभी हमें फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। I'll टेक यू बैक टू दिस पॉइंट अगेन। डॉपलर्स इफेक्ट आ गया हमारे पास, एंड स्टेशनरी के केस में हमारे पास उसने सिंपली बना के दिया हुआ है। बट अगर सोर्स मूव करे एंड वी हैव टू ऑब्जर्वर्स, तो उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होती है, यू कुड सी वेवलेंथ डिक्रीज करी है, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज। वेवलेंथ इंक्रीज करिए बिकॉज दीज आर वेव फ्रंट्स। ये सर्कल जो शो कर रहे हैं ना, हमारे पास वेव फ्रंट्स हमेशा क्या होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है। हम उनको प्लेन वेव फ्रंट लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं। सो दीज आर द वेव फ्रंट। सो जब वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्रीज। अब यहाँ पे दोनों स्टेशनरी हैं, पी को आप मूव करवा रहे हो। अच्छा, इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा, सामया, व्हाट फॉर्मूला वुड आई यूज फॉर दिस वन, अगर मुझे पी की फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी? डू आई हैव सामया इन क्लास?
सामया, अहमद, इसका क्या बनेगा फॉर्मूला फॉर दिस ऑब्जर्वर? व्हाट विल द फॉर्मूला विल राइट? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ एस इंटू वी ओवर वी प्लस वी एस। वी प्लस आएगा या माइनस आएगा? आपने कहा था प्लस तब आएगा जब आप अवे फ्रॉम को जा रहे। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके लिए फ्रीक्वेंसी ने बढ़ना है तो नीचे क्या आएगा? माइनस। इसके लिए फ्रीक्वेंसी ने इंक्रीज होना है तो यहाँ पे क्या होना है? प्लस। इसके लिए ये बन जाएगा, इसके लिए ये बन जाएगा। वो जो मैंने ऊपर दो केसेस करवाए थे ना एडिशनल, दैट वाज द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। इसमें सोर्स मूव कर रहा है। ठीक है? तो फॉर दिस ऑब्जर्वर ओके। फ्रीक्वेंसी वुड इंक्रीज, इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज, कॉज इट्स गोइंग अवे फ्रॉम इट। ये उसने फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं। साउंड वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, तो ये फॉर्मूला। टूवर्ड्स आ रहा है तुम्हारे पास ये फॉर्मूला। स्पेक्ट्रम हम वहां पे भी डिस्कस कर चुके हैं, टेबल्स को मैंने बहुत दफा आपको बोल दिया हुआ है कि आप इसको देख लीजिएगा। यू शुड कीप इट इन योर माइंड। पोलराइजेशन हमारे पास इस तरीके से होती है, व्हेन इट पासेस थ्रू द पोलराइजेशन एंड इट्स परपेंडिकुलर टू इट। तो अ, ये वो इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। पोलराइज से हम जो पास कराएंगे, अगर आप उसको परपेंडिकुलर कर दोगे तो जीरो इंटेंसिटी पास आउट होगी। ये वो जो आई और आई नॉट वाला था ना, ओरिजिनल इंटेंसिटी एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बाद हमारे पास, अब जब हम उसको थीटा एंगल पे करते हैं तब हमारे पास ये आता है। और ये उन्होंने वो रिलेशन भी डिस्कस किया हुआ जो मैंने आपको वहां पे ड्राइव करा के दिखाया। ठीक है? डू वी अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव स्टडी टुडे?